सो वेलकम बैक टू चैनल डेयर टू डिग्री पावर्ड बाय शाइन विद रूफ। तो जी हाँ, आप सभी के लिए बन चुका है एक बेहतरीन सा वन शॉट वीडियो आपके मिड सेमेस्टर के लिए। तो यार जल्दी से जल्दी जाके इस वीडियो को देखो एंड यस कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी एंड यस लाइक जरूर कर देना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डेयर टू डिग्री। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स और उसके हम यूनिट 1 की तैयारी करने की कोशिश करेंगे जो है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स का रोल क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका काम क्या आ सकता है, उसको कितनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के कई सारे रोल्स हैं, जैसे कि सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि अगर आपके पास जॉब है या फिर किसी इंटर्नशिप वगैरह में जाना है तो फिर उसमें भी आपको कम से कम किसी से बात करनी ही पड़ेगी, या फिर अगर कोई प्रोजेक्ट भी बनाना है तो फिर उसमें भी दूसरों से बात करेंगे तभी काम हो पाएगा। तो इसलिए सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटीज़ और परफॉर्मिंग इफेक्टिवली, मतलब अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो फिर उसमें आपस में ही बात करके पूरा कोऑपरेट करके ही जब काम करेंगे तभी टीम में अच्छे से काम हो पाएगा। कैरियर ग्रोथ के लिए भी उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे जो आइडियाज़ होंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आएंगी और ग्लोबल रिलेवेंस भी बढ़ेगा हमारा। जैसे जैसे हमारा कैरियर बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी स्किल्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारी रिलेवेंस और हमारे जो सिग्निफिकेंस है वो भी बढ़ सकती है। और ये सब सारे के सारे एक्चुअली वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। तो फिर आप इसकी भी तैयारी कर दीजिएगा। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो फिर उसके लिए इसका आंसर लिख सकते हैं कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती हैं, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और जो एफिशिएंसी है हमारी वो भी इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि अगर आसपास के लोगों के साथ बातचीत करके उनको साथ में लेके काम करेंगे तो फिर हम ऑब्वियसली सबके सब साथ मिलकर काम करेंगे तो फिर आसान होगा और जल्दी होगा काम, और हमारा जो वर्क फ्लो है वो स्ट्रीमलाइंड होगा, वो बहुत स्मूथ चलेगा, और फिर हमारी प्रोफेशनल इमेज भी बहुत ज़्यादा एनहांस होगी, क्योंकि किसी भी ऑफिस में किसी भी जगह पे कहीं पे भी काम करने जाएंगे तो फिर प्रोफेशनल इमेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और कई सारी जगह पे रिक्रूटिंग के टाइम पे कितना प्रोफेशनल है इंसान वो भी देखते हैं, तो फिर प्रोफेशनल इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे बिजनेस रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, क्योंकि जो कैरियर है उसमें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ ही कैरियर ग्रोथ के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस आ सकते हैं। तो फिर उससे बिजनेस रिलेशनशिप भी अच्छे बनते हैं, और हमारे जो चैलेंजेस अगर आएंगे तो फिर हम अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और उसका रिस्पांस भी वो रेशनल होकर दे पाएंगे। तो अब ये जान गए कि कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं, बट अब ये जान लिए कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है और कितने तरीके के कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। तो पहले जान लिए कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिर आइडिया को एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाए, जैसे कि आपके दिमाग में कुछ आइडिया है और आपने किसी और को बताया ये, तो फिर कम्युनिकेशन हो गया। बस किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना वो कम्युनिकेशन होता है। और ये कम्युनिकेशन वर्बल हो सकती है जिसमें वर्ड्स का यूज़ हो, या फिर नॉन वर्बल हो सकती है जिसमें वर्ड्स यूज़ ही ना हो, टोन से हो सकता है या फिर एक्सप्रेशन, पोस्चर, ये सब से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें वर्ड्स का यूज़ होता है, और ये स्पोकन हो सकती है, रिटन हो सकती है, साइंड हो सकती है, साइंड वर्ड्स। तो बेसिकली सारे के सारे जिसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं वो सारे वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। जैसे कि राइटिंग का भी हो गया, लेटर्स हो गए, वो ओरल हो गया, बातचीत करना हो गया, ये सब वो वर्बल में आते हैं। नॉन वर्बल में आते हैं जिनमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, जो नेचुरल होते हैं, इमीडिएट होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं, जैसे एक्सप्रेशंस हो गए, जैसे हमारा पोस्चर हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गई। उससे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें बिना बात के, जिसमें बिना वर्ड्स के हम कम्युनिकेट करते हैं चीज़ें। उसके लिए कॉन्फिडेंस होनी चाहिए हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए हमारे पास। तो हमने अभी देखा कि कम्युनिकेशन कितने तरीके की हो सकती हैं,
बट हम इसमें थोड़ा सा और डीप डिक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन पे। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जिसमें भी वर्ड्स यूज़ होते हैं वो सारे वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन कितने तरह के हो सकते हैं? या तो एक तो हो सकता है रिटन कम्युनिकेशन, या फिर एक हो सकता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि फेस टू फेस बात करना हो गया, या फिर टेलीफोन पे बात करना हो गया, या फिर प्रेजेंटेशंस हो गई, पब्लिक स्पीचेस हो गई, इंटरव्यू हो गया, या मीटिंग्स हो गई। ये सारे सारे ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। और इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि हम वो मुंह से बोलते हैं, हम सामने बोलते हैं, कि मतलब वो जो ओरल बातें होती हैं, ये सारे इसमें ओरल कम्युनिकेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके बाद बताते हैं कि रिटन। तो हमने अभी किया कि वर्बल कम्युनिकेशन का पहला टाइप ओरल कम्युनिकेशन कैसे होती है। बट ओरल कम्युनिकेशन में एक मीडियम होता है टेलीफोन। तो और उसकी भी टेलीफोन एटिक्वेट्स भी होती हैं, उसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, कुछ 5 मार्क्स के। तो फिर उसको भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आंसर वो फ़ोन को जल्दी आंसर करना चाहिए, कम से वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 रिंग्स में, और पोलाइटली इंट्रोड्यूस करना चाहिए और ग्रीट करना चाहिए। और जो बातें होगी, अगर बात करनी है तो फिर क्लियर होनी चाहिए। और वो ज़्यादातर डिपेंड करता है कि अगर कोई इनफॉर्मल है तो फिर प्लेजेंट हो सकता है या फिर नॉर्मल हो सकता है। बट अगर कोई फॉर्मल है या फिर ऑफिस का है तो फिर प्रोफेशनल प्रोफेशनल रखिए टोन को। और जब सुनने की बारी आए तो फिर एक्टिवली लिसन करिए। बस हियरिंग और लिसनिंग में बड़ा अंतर है कि मतलब हाँ, जब आप सुनने की बारी आएगी तो फिर अच्छे से सुनिएगा, दिमाग भी लगाइएगा, उसे अंडरस्टैंड भी करिए। और ये कन्वर्सेशन कंसाइज रखिए और टू द पॉइंट रखिए, उसमें ज़्यादा वो बेकार का या फिर यूजलेस बातें ना हो, सारी की सारी पॉइंट की हों, और सिंपल वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। और जहाँ पे भी वो स्पेलिंग्स हैं, नंबर्स हैं, वो सारे सारे उनको वहीं पे यूज़ करना चाहिए। और ज़्यादा अजीबोगरीब या फिर बड़े वर्ड्स को यूज़ ना करें, क्योंकि उससे टाइम भी वेस्ट होता है और फिर समझने में भी दिक्कत होती है। और स्लैंग या फिर मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें, क्योंकि उससे हमारा ध्यान भी भटकता है और फिर ऐसे थोड़ा सा रूट टाइप का लगता है, ये मतलब हमें इतना भी ध्यान नहीं दे रहा। और जब वो अगर कोई ऑफिशियल कॉल आ रहा है या फिर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल है तो फिर कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बट आप नोट्स भी ले सकते हैं जब वो बात हो रही हो। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गई उनको अगर याद रखना है तो उसके लिए नोट्स भी ले सकते हैं आप। और आखिर में उसको जब कॉल को ख़त्म करना हो तो फिर उसको थैंक यू कहिए कॉलर को, और फिर उसके बाद गुड बाय करिए। ये सारे के सारे उसमें 5-6 मार्क्स के आ सकते हैं क्वेश्चन, तो फिर इनको भी आप याद कर लीजिए। तो हमने अभी देखा कि ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। अब आते हैं रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर। तो रिटन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? रिटन कम्युनिकेशन का मतलब कि कोई सी भी चीज़ जो रिटन वाले में हो गई, जैसे वर्ड्स वगैरह हो गए, सिंबल्स हो गए, ये सारे सारे रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे रिटन फॉर्म में कन्वे किए जाते हैं। तो इसलिए रिटन कम्युनिकेशन में आ गए। बस कॉमन ये है कि इनमें वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि वो कई सारे इजिप्शियन जो लैंग्वेज है उसमें भी हीरोग्लिफ्स यूज़ होते हैं, तो फिर उसको भी रिटन कम्युनिकेशन में ही गिनते हैं ज़्यादातर टाइम पे। तो उसका पर्पस क्या होता है कि उसका ऑफिशियल होता है ज़्यादा ओरल कम्युनिकेशन से, और एकेडमिक और ऑर्गेनाइजेशन वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, और थोड़ी सी परमानेंस देता है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन हवा की तरह है, वो बह सकती है ये। बट रिटन कम्युनिकेशन जो है ये थोड़ी सी रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये परमानेंट हो जाते हैं, और ये क्लैरिटी देता है, थोड़ी सी ज़्यादा प्रिसीजन देता है, क्योंकि इसमें हमें सोचने का टाइम मिल जाता है, हमें वर्ड्स को चुनने का टाइम मिल जाता है। तो फिर इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है और थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइज होता है। और मास कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये, क्रॉस वो पूरे पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन हो गए या फिर बड़े वो मास को अगर कोई मैसेज देना है तो फिर इसमें रिटन कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और फिर लीगल या फिर फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशंस हो गई, इन सब में रिटन कम्युनिकेशन काफ़ी यूज़ आता है, क्योंकि वही इसमें थोड़ा सा वेट आ जाता है और ये परमानेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें प्रूफ टाइप का आ जाता है कि तो हाँ, हमारे पास एक हार्ड प्रूफ है, हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका नेचर क्या है कि मतलब रिटन कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए? तो ये थोड़ी सी फॉर्मल होनी चाहिए और वो स्ट्रक्चर्ड होती है ओरल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में।
इसका एक स्पेशल फॉर्मेट होता है और इसका कुछ स्पेशल लेआउट होता है, जैसे लेटर्स हो गए, मीमोस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, इन सब का एक फॉर्मेट है। जैसे कुछ कुछ ओरल कम्युनिकेशन मीडियम्स में ही कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे स्पीच हो गया या फिर प्रेजेंटेशन हो गई, बट ज़्यादातर ऐसे कैजुअल ही होते हैं। बट रिटन कम्युनिकेशन में फॉर्मेट और स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये थोड़ा सा स्लो है वो ओरल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में, और फीडबैक भी थोड़ा सा स्लो आता है, बट एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसा बताया कि इसमें वर्ड्स बहुत ज़्यादा केयरफुली चुनने पड़ते हैं। हमने तो अभी देख लिया कि रिटन कम्युनिकेशन में उसका वो पर्पस क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है, और रिटन कम्युनिकेशन में आता क्या है। बट अभी देख लें कि उसके कुछ कुछ मीडियम्स क्या होते हैं और कुछ फॉर्मेट्स क्या होते हैं। तो एक तो होते हैं लेटर। लेटर बहुत ज़्यादा फेमस है, और ऑलमोस्ट सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन का यही पार्ट था। तो इस लेटर जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का पार्ट है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मल होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। उसके बाद मेमो। मेमो इंटरनल होते हैं, और जो वो कंपनीज वगैरह होती है उनमें ये ज़्यादातर टाइम पे जो उस पे सोलो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देने या फिर उनको इन्फॉर्मेशन देने, उसके लिए यूज़ होता है ज़्यादातर मेमो। और नोटिस हो गया, ये कभी कभी मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, और ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, आसान होना चाहिए रीड करने के लिए। और फिर हो गया ये सर्कुलर हो गया। सर्कुलर ये होता है जो सर्कुलर नोटिस की तरह ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि ज़्यादा ऑफिशियल होता है और ज़्यादा उसका ज़्यादा हाई लेवल पे होता है ये। रिपोर्ट हो गई। रिपोर्ट्स वो होती हैं जो एम्प्लॉय बनाते हैं और उनको प्रेजेंट करते हैं जैसे कि कोई मीटिंग की रिपोर्ट हो गई या फिर कोई नया प्रोजेक्ट हुआ है उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई, यानी कि उसकी सारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा किया और उसको एक जगह पे कंपाइल करके दे दिया, ताकि जिससे उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है तो फिर उसको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि क्या है। और फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग हो गए, जैसे कि वही, या फिर लीगल वाइडिंग्स हो गई, जैसे कि कोई मीटिंग हो रही है तो फिर उसमें क्या क्या हुआ कितने टाइम पे, वो सारे के सारे टाइम वाइज जो नोट्स होते हैं उन सबको लेकर उनको कंपाइल करना, ये सब मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आता है। तो अभी तक हमने किया वर्बल कम्युनिकेशन, बट अब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जिसमें वर्ड्स का यूज़ ही नहीं होता, और ना ही वो वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ये विजुअल सिंबल्स हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गई, पैरा लैंग्वेज हो गई, जैसे टोन या फिर पिच या स्पीड ऑफ वॉइस, ये सब पैरा लैंग्वेज में आता है। या फिर ये अपीयरेंस हो गई, या फिर वो लैंग्वेज ऑफ टच हो गया, ये सारे सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, क्योंकि इसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं हो रहा। इसमें बिना वर्ड्स के ही जो हमारे इमोशंस हैं या फिर हमारे क्यूज़ हैं वो सारे सारे हम कन्वे कर रहे हैं। और ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये कॉन्शियसली क्रिएट हो सकता है, बट ज़्यादातर टाइम पे हम सबकॉन्शियसली करते हैं इसे, और कभी कभी ये वर्ड से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। जैसे कि क्योंकि हमने कहीं भी पढ़ा था कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। ये लिखने का नहीं, या फिर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट हाँ, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में इनग्रेंड होती है, और हम कॉन्शियसली इसे कंट्रोल कभी कभी कर पाते हैं, बट ज़्यादातर टाइम पे नहीं। तो हमने ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ओवरव्यू किया कि उसका नेचर क्या होता है, कैसे होती है, और उसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो हम अभी इसमें पढ़ेंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हमारी जो क्लैरिटी है या फिर जो इम्पैक्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार ऐसा वो होता है कि विजुअल्स या फिर इमेजेस जो होती हैं ये वर्ड से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकती हैं। तो फिर इसमें जो इम्पैक्ट होता है और जो मैसेज होता है वो भी क्लियर आता है, तो फिर उसमें यूज़ आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या फिर जो हमारी परसेप्शन है, किसी भी इंसान की जो परसेप्शन है हमारी तरफ कैसी है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और हम किस टोन में बात कर रहे हैं, उस सब के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब हाँ, हमारे सामने वाला हमसे कैसे देख रहा है। अगर हम गुस्से वाले टोन में हंसी मजाक वाली बात भी कर रहे हैं
अगर कुछ तारीफ भी कर रहा है तो भी ऐसे बुरा ही लगेगा या फिर लगेगा कि क्या कर रहा है ये, तो उससे भी इन्फ्लुएंस होती है परसेप्शन। और जो हमारे सब्टल मैसेजेस हैं जैसे कि सार्काज्म हो गया, आयरनी हो गई, ये सब हमारे टोन से और एक्सप्रेशन से हमें वो जता पाते हैं। ये सब इसमें वर्ड्स की ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट ये कम्युनिकेट वो हमारे टोन से या फिर बॉडी लैंग्वेज हो गई, इन सब से ही कम्युनिकेशन होता है। और कुछ ऐसे गेस्चर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सली, जो ग्लोबली इंसानों ने बनाई हुई है, जो हमारे दिमाग के अंदर इंग्रेंट है कि हाँ, इनका मतलब ये है, ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, इसका मतलब ये है। यानी कि लाल का मतलब खतरा, या फिर जैसे कि स्कल का मतलब कि वो ही खतरा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सली मानी गई कि इसका ये मतलब है, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। और फिर इसका प्रैक्टिकल एडवांटेज है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ये। और हमारी जो एफिशिएंसी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज हम एक बार में दे सकते हैं। ये सब के सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ इम्पैक्ट्स हैं। अब आते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स पे। बट उससे पहले कम्युनिकेशन बैरियर होते क्या है? तो कम्युनिकेशन बैरियर की डेफिनेशन है कि कोई सी भी चीज़ जिसमें हमें जो कम्युनिकेशन हो रही है, किसी भी कम्युनिकेशन में कुछ बाधा हो, या फिर कम्युनिकेशन को कुछ भी ख़राब करने या फिर उसकी इफ़ेक्टिवनेस को कम करने में जो भी चीज़ हो, उसे कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आ सकती है। तो फिर इसके कई तरह के बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर हो गया, या फिर जैसे नॉइज़ हो गई, डिस्टेंस हो गई, या फिर इक्विपमेंट हो गया। अगर कॉल पे बात कर रहे हैं तो फिर अगर आपका फ़ोन ख़राब है या फिर नेटवर्क ख़राब है, तो फिर ये सारे के सारे वो फिजिकल बैरियर्स हो गए। लैंग्वेज बैरियर हो गई कि मतलब कोई कुछ ऐसी डायलेक्ट है या फिर कुछ पुअर वोकैबलरी है या फिर एक्सेंट है, इन सब में अगर वो लैंग्वेज में दिक्कत आ गई तो फिर उसे लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर हो गए, जैसे कि अगर किसी बंदे के पास कोई कोई बायस्ड है, या फिर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर अटेंशन नहीं है, या फिर किसी इमोशनल टर्मोइल में या फिर स्ट्रेस में है, तो फिर वो कुछ चीज़ें समझ नहीं पाता, तो फिर इसलिए उसे साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं, जो हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से हम समझ नहीं पाते। उस वक्त कल्चरल बैरियर्स हो गए, जैसे कि कई सारे कल्चर्स में कई सारी चीज़ें करना बुरा है, किसी चीज़ में करना अच्छा है। कुछ कल्चर्स की अलग वैल्यूज़ हैं, कुछ कल्चर्स की अलग वैल्यूज़ हैं। तो इन सब की वजह से आपस में बैरियर्स वो बन सकते हैं, तो उनको कल्चरल बैरियर्स कहते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो गए, ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई जो ऊपर है, कोई नीचे है, तो और या फिर वो अनक्लीन चैनल्स हो गए, करप्शन है बीच में, तो इस वजह से ऊपर नीचे की जो कम्युनिकेशन है उसमें बाधा आ सकती है, या फिर ईगो आ सकता है, या फिर डर आ सकता है। उस वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन में भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकते हैं। या फिर कुछ परसेप्चुअल बैलेंस हो गए, बैरियर्स हो गए, ये मतलब हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो व्यू पॉइंट है, या फिर हमारे हमने जो असम्पशंस ले ली हैं, उसकी वजह से अगर कुछ बैरियर आ गए तो फिर उनको परसेप्चुअल बैरियर्स कहते हैं। इसके भी आ सकते हैं 5-6 मार्क्स के, तो फिर इसे भी नोट कर लीजिए। तो अभी हमने पढ़े कि कितने तरह के बेसिक बैरियर्स होते हैं, बट अब ये जो सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं और आ चुके हैं कई बार एग्ज़ाम में। तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, कई सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो इनमें से कुछ टाइप्स इसमें मेंशन्ड हैं, जैसे परसेप्शन डिफरेंसेस हो गए, कि मतलब कुछ लोग एक ही चीज़ को या फिर एक ही मैसेज को कई अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि उनकी बिलीफ सिस्टम्स अलग हो सकते हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं, तो फिर इस वजह से उनकी परसेप्शन अलग हो सकती है। तो इससे भी बैरियर्स बन सकते हैं कई बार। और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं उनकी बायसेस अलग होती है, उनका एटीट्यूड अलग होता है, तो फिर इस वजह से भी जैसे कि प्रेजुडाइज हो गया या फिर स्टीरियोटाइपिंग हो गई, इस वजह से कई बार बायस हो जाता है, कई बार डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इससे भी सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर्स बनते हैं। और कई बार ये इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, या फिर एंगर हो गया, एंग्जाइटी हो गई, फियर हो गया, ये सारे के सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से वो सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं,
क्योंकि स्ट्रेस में या फिर गुस्से में या फिर एंग्जाइटी जब होती है तो फिर उस टाइम पे हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, बट और उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो उससे भी बैरियर्स बनते हैं कई बार। और कई बार ऐसा होता है मोटिवेशन अलग होती है लोगों की, कुछ लोगों के इंटरेस्ट अलग होते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने उनकी अलग वैल्यूज़ होती है। तो फिर वही, जब ऐसे कुछ कई बार अटेंशन अलग होती है, तो अगर मोटिवेशन अलग है, हमारे गोल्स अलग हैं, तो इस वजह से कई बार बैरियर्स भी बन जाते हैं। और सोशल स्टेटस एंड पावर या फिर जो हायरार्किकल डिफरेंस है, उसकी वजह से भी कई बार ऑनेस्ट एक्सचेंज या फिर ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार बीच में मीडियम में दिक्कत आ जाती है, या फिर कई बार करप्शन हो जाता है बीच बीच में, या फिर ऊपर से नीचे में ईगो आ जाता है, या फिर नीचे से ऊपर में फियर आ जाता है कि मतलब हाँ उससे कैसे बात करूँ। तो फिर इस वजह से सोशल स्टेटस एंड पावर में की वजह से भी बैरियर्स आ सकते हैं। और कई बार कल्चरल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी आ सकते हैं, जैसे कि सोशल रोल्स हो गए, एटिक्वेट्स हो गए, टैबूज हो गए, जैसे कि हिंदुज़म में बीफ खाना मना है। तो फिर ये कई बार ऐसा होता है कि बाहर जाके बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना पड़ता है। तो इस वजह से इसकी वजह से भी बैरियर्स आ सकते हैं कई बार, और एक्सप्रेस करने में भी दिक्कत हो सकती है। बट हमें इन बैरियर्स से अपने आप को रुकने नहीं देना चाहिए। हमारे जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, ये बैरियर्स हैं, बट ये प्रॉब्लम्स हैं, और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही इंसानों की खासियत होती है। तो इनके हम अभी सल्यूशंस देखते हैं कि मतलब उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इनके कुछ सल्यूशंस क्या हैं। तो अब हम आते हैं सल्यूशंस पे, क्योंकि हमने अभी कम्युनिकेशन बैरियर्स पढ़े, हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन करते टाइम क्या क्या दिक्कत आ सकती है और कैसी कैसी दिक्कत आ सकती है, बट उनका सल्यूशन क्या है, तो अभी हम वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कर सकते हैं कि हम जब भी सुने तो फिर एक्टिव लिसनिंग करें। जब भी कोई हमसे बात कर रहा होगा तो फिर हम उसकी बात पे ध्यान दें, उसके जो जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लैरिफाई करें, और जो कुछ फीडबैक दें, ताकि बीच बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर कुछ भी समझ में ना आए तो फिर वो क्लियर हो सके। तो एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए, और हमारी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, उसमें कुछ जार्गन या फिर ये टेक्निकल टर्म्स कम से कम हो, और सिंपल वर्ड्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ना हो, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज ही ज़्यादा लोगों को समझ में आती है और आसान भी होती है समझने में। और हमारी जो भाषा है, हमारा जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें हम एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं या फिर विजुअल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बट हमारा मेन चीज़ है कि हमारी जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कुछ भी एम्बिजियसनेस ना हो, उसमें कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई जगह ना हो। और हमारा जो मैसेज है, हम जब बात करें तो फिर हमें कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए, कि मतलब हाँ, ये जो हमारे सामने वाला है उसका कल्चर के हिसाब से सही है या फिर ये नहीं। हमें कल्चरल डिफरेंस में वो समझ में आना चाहिए कि हम दोनों में कितना कल्चरल डिफरेंस है, और हम उसके लिए मतलब कम से कम ये कर सकें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करें, या फिर उसकी जो टैबूज़ हैं या फिर उसमें जो मॉरल्स हैं उनको कम से कम डिसएग्री करें या फिर ज़्यादा परेशान ना करें। तो उसकी यानी कि कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए, और हमें इमोशनली भी अवेयर होना चाहिए कि मतलब हमारे सामने वाला जो है वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो स्ट्रेस में कितना है, या फिर उसका एटीट्यूड क्या है उसके कम्युनिकेशन के टाइम पे। तो फिर हमें उसका भी समझ में रखना चाहिए कि मतलब हाँ ये सोच रहा है या फिर ये ऐसा फील कर रहा है। तो फिर ये हमें इमोशनली भी अवेयर होना चाहिए, और हमें क्वेश्चंस को एनकरेज करना चाहिए और रिस्पॉन्सेज भी देने चाहिए, ताकि हमारा जो आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके और कुछ मिसकम्युनिकेशन कम से कम हो। इसके लिए फीडबैक मैकेनिज्म भी रोबस्ट होना चाहिए हमारा, और हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, या कई सारे घंटों के लिए हमें कम से कम वर्बल या फिर रिटन या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रैक्टिस करना चाहिए,
ताकि हम ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी बातों को सामने वाले के साथ पहुंचा सकें। और आखिर में हमें जो मीडियम है, हम कैसे बात पहुंचा रहे हैं, हमें वो सही चूज़ करना चाहिए। हम जिस तरीके से पहुंचा रहे हैं, या फिर जैसे ईमेल हो गया या फिर फ़ोन हो गया, तो फिर वो सही काम कर रहा है या फिर नहीं, और सही फॉर्मेट है या फिर नहीं, हमें उस सब का ध्यान देना चाहिए। और हमें उस मीडियम के हिसाब से भी अपना मैसेज देना चाहिए। तो अब हम आते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 मार्क्स का आ सकता है, फिर 3 मार्क्स का आ सकता है, और कभी 5 या फिर 7 मार्क्स का भी आ सकता है। तो फिर आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं या फिर दिमाग में रख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके पॉइंट्स आ सकते हैं। तो 7 C's जो है उनमें सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे मैसेज की, कि मतलब हमारा जो मैसेज है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो बता रहा है। तो सबसे पहला है कि क्लैरिटी होनी चाहिए मैसेज की, कि हम जब भी बात करें तो फिर हमारा जो मैसेज है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, और उसमें कुछ एम्बिग्युइटी नहीं हो, कि मतलब हाँ ये भी तो मतलब हो सकता है इसका, या फिर ये भी मैं समझ सकता है। तो फिर ऐसा कुछ ना हो, हमारा जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए और उसका एक ही मतलब निकल के आना चाहिए हमारा जो मैसेज। और दूसरा है कंसाइजनेस। हमारा जो मैसेज है वो ब्रीफ हो, कम से कम शब्द यूज़ हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा वो अननेसेसरी वर्ड्स को मिनिमाइज़ करें, कि वो बेकार की वर्ड्स को यूज़ करने से हमारा टाइम भी जाता है और एनर्जी भी जाएगी। तो उसको मिनिमाइज़ करके रखना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। हमारे जो मैसेज है उसको वो कॉन्क्रीट होना चाहिए, उसमें कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, यानी कि उसमें कुछ प्लॉट होल्स या फिर कुछ होल्स नहीं होने चाहिए, कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे, या फिर ये यहाँ पे झूठ क्यों है, या फिर ये मना क्यों कर रहा है। तो हमारे जो फैक्ट्स हैं, हमारे जो फिगर्स हैं, ये सब करेक्ट होने चाहिए, और हमारा जो एविडेंस है वो सारे सारे रियल एविडेंस के ऊपर बेस होना चाहिए। और उसके बाद है करेक्टनेस। हमारा जो मैसेज है वो करेक्ट होना चाहिए, हमें प्रॉपर ग्रामर का यूज़ करना चाहिए, हमारी वोकेबलरी सही होनी चाहिए, और हम जब इंफॉर्मेशन दें तो फिर वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो, उसमें कुछ वो इनएक्यूरेसी ना हो, या फिर कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन ना हो। तो क्योंकि हमें मिस इन्फॉर्मेशन को कम से कम रखना है, तो फिर इसलिए हमारा जो मैसेज है उसकी करेक्टनेस के लिए सारे सारे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है। उसके बाद हमें कंसिडरेट होना चाहिए, हमें जो हमारे सामने वाला है जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी फीलिंग्स को, उसके नीड्स को, उसके पर्सपेक्टिव को भी हमें कंसिडरेशन में लेके चलना चाहिए, कि मतलब हाँ ये क्या सोच रहा है, ये क्या फील कर रहा है, और इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो उसके हिसाब से हमें बात करनी चाहिए, उसके हिसाब से हमें बात रखनी चाहिए अपनी। और हमारा मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, हमारे मैसेज में, हमारे कम्युनिकेशन में कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कि मतलब जब भी बात करें तो फिर जितनी इन्फॉर्मेशन हो वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग उससे बढ़ सकती है अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, सारी की सारी बात बताएं। और आखिर में हमें कर्शियस होना चाहिए, हमारे कम्युनिकेशन में कर्टसी होनी चाहिए, हमें पोलाइट होना चाहिए, हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और हमारे टोन पॉजिटिव होने चाहिए, ताकि जो हमारे सामने वाला है वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो, और हमारी जो डिस्कशन है, हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सिविल हो सके, वो रेशनल हो सके, और वो रीजनेबल हो सके।